जो गेस्ट आते हैं ना गोला टॉक्स पे बोलते हैं कि दे गेट लाइक समथिंग डिफरेंट हो जाता है, दे गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप। मैं तो खुद बोली ये चीज कि जब से आपके साथ पॉडकास्ट हुए मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तब से एक साल में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। बहुत अच्छा है। पर्टिकुलर प्रेडिक्शन आपने पीओके के लिए भी किया था, पीओके आ जाएगा भारत 101%। मोदी जी के जाने से पहले पीओके हमारे पास आ जाएगा, और ये मैं बड़ी प्रेडिक्शन कर रही हूँ आपके चैनल पे कि पीओके हमारे पास आकर रहे। कौन हो सकता है नेक्स्ट पीएम? मुझे महाराष्ट्र से इस बारी कोई दिख रहे हैं 2029 में बनते हुए, बीजेपी के ही होंगे। मोदी जी 2029 के बाद तो पीएम नहीं बनेंगे। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि योगी जी बनेंगे पीएम, बट योगी जी फिर से यूपी में आएंगे। ये भी हो सकता है कि रेखा गुप्ता जी का जो टेन्योर है वो पूरा ना हो और राघव चड्ढा जी को उनकी पोजीशन दे दी जाए। और अगर मैं कांग्रेस एज अ पार्टी की बात करूं तो अभी 20 से 25 साल तक कांग्रेस नहीं आने लगता। आज हम बाहर जाते हैं कि हम चंद पैसे कमा लें बाहर जाके एक्स्ट्रा। आने वाले समय पे आप देखेंगे बाहर से लोग भारत आ रहे हैं और चंद पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक मंत्र बताया था आपने, बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर हनुमान जी के मंत्र से बहुत फायदा मिला था, जिनको एक्चुअली धन की प्राप्ति चाहिए था। कोई हनुमान जी का मंत्र बताइए। हनुमान जी का एक ही केवल मंत्र है। आने वाला जो साल बचा है उनके लिए जो मूलांक है 1 से 9 वालों का कैसे रहने वाला है? नमस्कार अदिति जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ राजेश जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मिल रहे हैं हम लोग वापस। पूरे 1 साल के बाद हमारा ये पॉडकास्ट फिर से हो रहा है गोला टॉक्स पे। कैसे, लेकिन हाउ वाज योर ईयर ऑल टुगेदर? बहुत अच्छा रहा। मतलब आपके इधर से मैं पॉडकास्ट करके गई हूँ तो उसके बाद से जो ग्रोथ आपने शायद देखी हो। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छी है हनुमान जी की कृपा से। बिल्कुल जी। एक चीज़ है, आई मीन शायद बड़ा कड़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत सारे गेस्ट से भी सुना मैंने, जो गेस्ट आते हैं ना गोला टॉक्स पे बोलते हैं कि दे गेट लाइक समथिंग डिफरेंट हो जाता है उसके बाद। आई डोंट नो, मे बी नाम का है, आई डोंट नो क्या है, बट दे गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप once they do the podcast in Gola Talks. I don't know, नाम को कुछ चेक करके बता सकते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक है इस नाम में? बिल्कुल हो सकता है कि जो आप में गोला टॉक्स है ना, तो जो ओ वाले जितने भी कंपनीज होती हैं, जैसे कोका कोला हो गया, वो कहीं ना कहीं लूप में चलती हैं। तो वो जैसे एक जनरेशनल टू ईयर्स चलती हैं वो चीज़ें। और कुछ चीज़ें ना आपकी एनर्जी पे भी मैटर करती हैं कि आप अगर किसी से मिले, मैं तो इस चीज़ में बड़ा मानती हूँ कि अगर आप किसी से मिले तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ उनका भी भाग्य होगा जो आपके साथ जुड़ गया है और उस वजह से अच्छा हो रहा है। तो मैं तो खुद बोली ये चीज़ कि जब से आपके साथ पॉडकास्ट हुए मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तब से 1 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। बहुत अच्छा जी, सुन के बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़, बट आप सच बताना आप, ठीक है? मैंने बहुत दिनों से आपका रील्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे न्यूज़ चैनल्स पे भी आप आने लगे बहुत आजकल। आपका प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेसी कैसा हो रहा है? कोई सिद्धि प्राप्त किया आपने? नहीं, हनुमान जी बड़े बोलने चाहिए। 100% कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शन है जो गलत भी गई हैं मेरी। और मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है मेरी प्रेडिक्शंस गलत गई है, नहीं तो इंसान सामने वाला भगवान ही मानने लग जाएगा हमें। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ जी कुछ चीज़ें हैं कि इंट्यूशंस पे वर्क करा मैंने अपनी बहुत ज़्यादा, और मैंने एस्ट्रो से बहुत ज़्यादा लिंक करके जो मैं प्रेडिक्शन सब दे रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं सटीक अब बैठ रही हैं। तो हनुमान जी की कृपा है ये, मैं तो यही बोल सकती हूँ। तो कोई सिद्धि तो है नहीं? सिद्धि कुछ नहीं है। मैं कोई सिद्धि वगैरह कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ हनुमान जी की पूजा करती हूँ और जो अपनी 5-10 मिनट की मेडिटेशन होती है दिन की, क्योंकि आपको एनर्जी क्लेंस करना ज़रूरी होता है, बस वही करती हूँ। बाकी मैं किसी सिद्धि वगैरह में नहीं। ओके, तो इसी प्रेडिक्शंस को लेके कुछ सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है? स्टार्टिंग अगर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करूँ, इनका टर्म के बाद कौन हो सकता है नेक्स्ट पीएम? देखिए, इनके टर्म के बाद नाम बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में अब जो लोग आ रहे हैं या जो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि योगी जी बनेंगे पीएम। लोग उनको चाहते भी हैं पीएम बनना, और कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुद भी चाहती हूँ कि हमें योगी जी चाहिए। बट योगी जी फिर से यूपी में आएंगे, अभी जो इलेक्शंस रिसेंटली होने वाले, और वो वहाँ पे अपना जो फिर से पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे। बट पीएम का अगर मैं बोलूँ, पीएम मुझे महाराष्ट्र से इस बारी कोई दिख रहे हैं 2029 में बनते हुए, बीजेपी के ही होंगे, बट वो महाराष्ट्र से हैं। और अभी वो एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में, और वो मुझे बनते हुए ज़रूर दिख रहे हैं अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ। नाम बोलना चाहेंगे या फिर? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही हिंट देना चाहूँगी कि वो महाराष्ट्र से हैं। और उनके मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैंने इस महाराष्ट्र में फिर जयशंकर जी का भी नाम आता है, और ही कैन बी अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, बट अगर हम वैसे देखें तो हिंदी से वो कनेक्ट नहीं कर पाते जल्दी।
तो एक ये ड्रॉबैक मुझे वहाँ लगा, बट उनके अगर मैं वैसे चार्ट्स देखूँ, योग देखूँ, तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के भी योग हैं। ओके, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बात करूँ, राहुल गांधी जी को बहुत सारा एंटिसिपेट करते हैं जी। सो इनका कुछ है भाग्य में? देखिए, राहुल गांधी जी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। काफ़ी सारे पॉडकास्टर्स मुझे ये बोलते हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं सिर्फ ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से बताती हूँ कि राहुल गांधी जी का कोई भी फ्यूचर फ्रंट एंड पॉलिटिक्स में नहीं है। ओके, वो बैक एंड के लिए बने हैं और वो बैक एंड में बहुत अच्छा करेंगे और उनका नाम भी उसमें फिर बहुत बनेगा। अभी जैसे उनका थोड़ा सा डिफेम करा जाता है, वो बंद भी हो जाएगा और उनको जो एक एज अ पॉलिटिशियन एक इज्जत मिलनी चाहिए वो उनको मिलना चालू हो जाएगी। बट वो फ्रंट एंड बीइंग अ पीएम के लिए नहीं बने हैं। और अगर मैं कांग्रेस एज अ पार्टी की बात करूं तो अभी 20 से 25 साल तक कांग्रेस नहीं आने वाली वापस। ओके, इंडिया में रहेगी पार्टी या फिर इनका भी देखिए, कोई भी चीज़ खत्म होती है तो उसकी शुरुआत फिर से होती है, अंत की हमेशा शुरुआत तो होती है। तो अगर अभी कांग्रेस नहीं है, 20 से 25 साल हम बीजेपी का टाइम बोल रहे हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का भी टाइम फिर से चालू होगा। तो कांग्रेस वापस आएगी, फिर से वो कुछ और साल रूल करेगी इंडिया में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 20 से 25 साल के लिए बीजेपी है। ओके। अगर मैं नए पार्टी मेंबर्स की बात करूं जो नया ज्वाइनिंग हुआ है बीजेपी पार्टी में, क्या इनका जो भाग्य है क्या पार्टी के ऊपर इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर जो सबसे नया ज्वाइनिंग में अभी देखूँ तो राघव चड्ढा जी हैं बीजेपी में। तो राघव चड्ढा जी के जो योग हैं आगे जाने के, ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड पहले सबसे ज़्यादा तहस नहस मचाते, तो देखिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो तो खैर इंटरनल पॉलिटिक्स उनके साथ हुई है, उसमें वो कोई ग्रह स्थिति नहीं थी जो उनके साथ हुई है। बट देखिए, भगवान ने उनके लिए क्या मोड़ रखा हुआ था कि उनको बीजेपी में इसके बाद इतना नेम एंड फेम इन पॉलिटिक्स मिलने वाला है। उनको कहीं ना कहीं जो पदता एक पॉलिटिक्स की होती है वो मिलेगी, और वो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन बीजेपी में दिल्ली में हासिल करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस साल नहीं, नेक्स्ट साल नहीं, बट ये भी हो सकता है कि रेखा गुप्ता जी का जो टेन्योर है वो पूरा ना हो और राघव चड्ढा जी को उनकी पोजीशन दे दी जाए। ये सीएम बनने के लिए योग्य है जी। ओके। सो एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन आपने पीओके के लिए भी किया था जी। तो अभी भी आप उसी पॉइंट पे डटे हो कि पीओके आ जाएगा भारत के में? बिल्कुल आएगा, 101%। कोई ऐसा टाइमलाइन है? मैं आपको टाइमलाइन ये दे सकती हूँ कि मोदी जी 2029 के बाद तो पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मोदी जी के जाने से पहले पीओके हमारे पास आ जाएगा। और ये मैं बड़ी प्रेडिक्शन कर रही हूँ आपके चैनल पे कि पीओके हमारे पास आकर रहेगा, और इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हमले भी अभी देश में हमारे होने को देखने को बाकी हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, आप देखेंगे कि धर्मों से भी रिलेटेड बहुत बड़े प्रोटेस्ट, लड़ाइयाँ, धर्मों का अलग अलग हो जाना अपने ही देश में वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पीओके 2028-29 के बीच में भारत के पास जरूर आएगा। बहुत बढ़िया जी। एंड वर्ल्ड वॉर 3 की अगर मैं बात करूं, प्रपंच लेकिन जो वर्ल्ड वॉर होगा, क्या इंडिया इसको लेकिन बाहर रह के देख पाएगा फिर या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इंडिया के इसमें? देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया अभी अपनी मंगल की महादशा में चल रहा है। इंडिया के जब हम चार्ट्स देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो जब भी मंगल आता है तो वो स्पोर्ट्स का कारक बनता है। तो आप देखेंगे कि हमारा देश वर्ल्ड कप में अच्छा करके लाएगा, और जितने भी हमारी विमेंस क्रिकेट है उसमें भी जीत हासिल हुई है। तो ऐसे स्पोर्ट्स के कारक, मांगलिक कारक जो होते हैं या फिर जो धरती से जुड़े कारक होते हैं वो होते हैं, तो उसमें बॉर्डर रिलेटेड टेंशन्स भी आती हैं, वॉर भी होता है। तो इंडिया में वॉर ज़रूर होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के से। ओके। नेबरिंग कंट्रीज से हमारे वॉर लिखे हैं और वो होने जायज़ भी हैं। ओके। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो एक्टिवली वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर भी नहीं होगा बिल्कुल भी। जैसे अभी ये जो वॉर हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं था कोई, ये सिर्फ आइडियोलॉजी वॉर थी। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक लीडर ने दूसरे देश पे हमला करा। अब तख्ता पलट हो गया, वो बात अलग है कि ईरान अच्छा कर गया इस बारी, जो कि किसी को संभावना ही नहीं थी कि वो अच्छा कर जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीज़ नहीं होगी। न्यूक्लियर की धमकियां ज़रूर हमें अभी आने वाले सितंबर में ज़रूर देखने को मिलेंगी कि एक देश दूसरे देश को न्यूक्लियर गिराने तक की धमकी दे रहा है, और हमें बिल्कुल लगेगा कि अब बस गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया बहुत ही न्यूट्रलाइज होके खेलेगा इस टाइम पर, और इंडिया के लिए कायदे से
ये भी सही भी है कि वो न्यूट्रल होके चले और किसी का पक्ष ना ले, कि वॉर में इन्वॉल्वमेंट ना करे, क्योंकि इंडिया का जो टाइम वैसे डेवलपमेंट का है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप 2030 में आप नक्शा देखेंगे कि इंडिया जैसे आज हम बाहर जाते हैं कि हम चंद पैसे कमा लें बाहर जाके एक्स्ट्रा, आने वाले समय पे आप देखेंगे बाहर से लोग भारत आ रहे हैं और चंद पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो करेंसी का ऊपर होना इंडिया की लाजमी है। तो इंडिया की करेंसी का जो लोग मजाक उड़ाते फिर विश्वगुरु क्या ही बनेगा इंडिया करके, तो डेफिनेटली विश्वगुरु होने को जा रहा है फिर इंडिया। बिल्कुल। ऐसे कोई टाइमलाइन बता पाएंगे इसका? 2032 ओके। एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा इंडिया के लिए। अब देखिए लोग बोलते कल की आएंगे, ये आएंगे, ये चीज़ नहीं होगी। आज की डेट में कोई कल की नहीं है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज़ अ गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना अच्छा करेगा, इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी में इतना अच्छा करेगा, विंड एनर्जी में इंडिया अब आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा करने वाला है कि आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बिजनेस हब बन जाएगा बाहर के लोगों के लिए कि वो यहाँ आके अपना व्यापार अच्छे से चालू कर सके और कमाइयाँ कर सकें। तो इंडिया विल बी द वन जहाँ पर हम AI, टेक, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बड़ा होते हुए दिखेंगे। ग्रेट। जो आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात अगर किया तो AI की बातें भी करते हैं। अभी AI ऑलमोस्ट हर किसी को जॉब खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का, मार्केटिंग से लेके एडवर्टाइजमेंट सबका, राइट, एडिटर्स को लेकर सारी चीज़ें। तो एस्ट्रोलॉजर्स को कहाँ पर देखेंगे? AI के पास कितना टाइम है कि ये एस्ट्रोलॉजी में भी अपना कदम रखेगा? देखिए अब AI, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ तो अगर जैसे अब ज्योतिषी में अगर हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं किसी पोर्टल पे तो वो हर जगह सेम ही आएगी। आप ChatGPT पे डाल लीजिए, आप जो अच्छे अच्छे पोर्टल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के वहाँ डाल लीजिए, जो लग्नेश है वो एक्यूरेट ही आता है हर जगह। वो तो कंप्यूटराइज वैसे ही चल रहा है काफ़ी समय से। लेकिन जो एक ग्रहों की स्थिति देख के इंसान प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि सिर्फ हम प्रिडिक्शन ग्रहों के हिसाब से नहीं करते, हम अपने इंट्यूशन से भी करते हैं और खुद के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो वो जो एक पर्सनल इमोशनल टच है वो कभी AI रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ज्योतिषी का काम, काउंसलर्स का काम, जो भी वाणी से निकले हुए काम होते हैं वो जल्दी AI रिप्लेस नहीं करेगा। जितने भी वो काम है जो बैकएंड रिलेटेड काम है, यानी कि आपके ये वीडियो एडिटिंग, आप देखना वीडियो एडिटिंग भी AI बनाने लग जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स के जॉब्स पे बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक स्टिग्मा लगने वाला है अब कि इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग पे कम हो जाएंगे और AI मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी चीज़ों पे क्या कहते हैं AI कॉन्कर करेगा। लेकिन जो चीज़ वाणी से चलते हैं, जैसे एक टीचर, मुझे नहीं लगता कि टीचिंग का एक ऐसा काम है कि AI कभी इस चीज़ को रिप्लेस करेगा। हमारे बृहस्पति से रिलेटेड काम है। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में, कोई नहीं हरा पाया बृहस्पति को आज के। तो ऐसे काम जो भी वाणी से निकलते हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाले, AI उनको नहीं रिप्लेस कर सकता। खुद थोड़ा सा राहत मिला इन चीज़ को लेके कि हाँ जी, कोई तो सेफ है अभी के लिए एटलीस्ट। गुड। अब थोड़ा फेस रीडिंग भी करते हैं आप, राइट? फेस रीडिंग भी बहुत सारा आपका नॉलेज है इस चीज़ को लेके। सो एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे जानना था, जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स लीजिएगा उनका ना आईब्रोज टच होते हैं बीच में। हाँ जी। हमारा जो सबका ना आईब्रोज अलग अलग है, बट बहुत सारे लोगों ने एक ही आईब्रो की तरह लगता है। तो इनका इस कोई स्पेसिफिक फीचर लेकिन को डिफाइन कर पाएंगे क्या हो सकता है? जिन भी लोगों की आईब्रोज टच करती है तो ऐसे टाइप के व्यक्ति जो होते हैं अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं कि अगर मैंने कुछ सोच लिया कि ये चीज़ करनी है तो वो करके ही दिखाते हैं। ऐसे टाइप का व्यक्ति दूसरी बारी सोचेगा नहीं कि मैंने ये करना है, एक बारी सोचा और एक्शन वहीं पे। हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है काजोल जी। इसके वो आज तक अपनी आईब्रोज को इंक्लाइन करके रखती है। उनका मानना ये है कि ये लकी है उनके लिए, पर ये नहीं, वो लकी अनलकी कुछ नहीं होता। वो ये कि वो खुद में इतनी इंटेलिजेंट है, वो खुद इतनी चुलबुली है, हमने उनका नेचर देखा, इतनी हार्ड वर्किंग है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखी है उन्होंने इस चीज़ में। कहने को तो उनकी बहन भी है, वो भी सेम नेपो किड ही हैं दोनों तो खैर, लेकिन एक नेपो किड ने बहुत अच्छा कर दिया और दूसरे ने नहीं करा। तो उनका मेहनत से वो बहुत आगे बढ़ी। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। हाथों की लकीरें भले ही इतनी अच्छी ना हो लेकिन अपने खुद के दिमाग से वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट। एंड किसी किसी आंखें ना बहुत पास में होता है या किसी किसी आंखें ना बहुत दूर रहता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द आईज, ये क्या दर्शाता है? वो पर्सपेक्टिव में चेंज लाता है। जिनकी भी आंखें पास होंगी, अब मैं आपको थोड़ी सी अगर वो बताऊं कि जिनकी भी आंखें पास होती है ना, आप देखना कि उनमें कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव को लेके समझने में थोड़ी सी जो क्षमता होती है वो कम होती है। जिनकी आंखें थोड़ी सी अपने उससे ब्रॉड होंगी, उनकी जो
पर्सपेक्टिव वो ब्रॉड होगा, वो ना कहीं ओवर द सी सोच सकते हैं, लेकिन जिनकी आंखें पास होती है वो ओवर द सी नहीं सोच पाते, वो कहीं ना कहीं लिमिट कर लेते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स के थ्रू भी। ऐसे घर में पैदा हो जाना जहाँ पर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माहौल हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो थ्रू आउट इन्वायरमेंट है वो भी आपके उस पर बहुत मैटर करता है। हमारे फेशियल फीचर्स जो हैं हर 10 साल में चेंज होते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे फेशियल फीचर्स बताते हैं। अगर आप खुश हैं तो आपका फेस चमकेगा नेचुरली, आप खुश नहीं है तो वो डल रहेगा, तो कहीं ना कहीं शक्ल हर चीज़ बताती है। तो वही अगर आंखें थोड़ी सी पास है तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा। तो बालों पे अगर आते हैं तो हम बहुत सारे लोग ना जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं या फिर मेडिटेशन पे या फिर तपस्वी लोग हैं तो बाल ज़्यादा बड़ा करके चलते हैं, लाइक या ये कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि बाल ना काटने का, कि ऐसा कोई पावर वाला चीज़ हम ऐसा बांध के रखते हैं बाल में, ऐसे कुछ है? आपके जितने भी ये बाल होते हैं इसमें आपका डीएनए है, ये बोलते हैं ना हेयर होल्ड्स मेमोरी। तो जितने भी साधक आपने देखे होंगे, जितने भी अघोरी आपने देखे होंगे, वो जटा कर लेते हैं, वो अपने बाल वॉश भी नहीं करते, क्योंकि जो भी उनकी साधना है वो यहाँ पर होल्ड होती है। आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते हैं या जो इस चीज़ में है वो छोटी सी वो रखते हैं चोटी। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप साधक हो, तो आप में ज़रूर एक चोटी होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हर एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है उसको रखनी चाहिए कि आपकी पूजा तभी लगेगी आपको जब आपके पास ये छोटी होगी। तो अच्छा, एक बांध के रखते बाल, बांध के रखिए, आप बांध के ही रखे जाते हैं बाल। जब आप पूजा करते हैं तो बालों को बांध के रखना चाहिए। पहले ये बोलते थे कि कोई और एंटिटी ना आ जाए, बट इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आपके जो बाल है बंधे होने चाहिए कि खाने जो पूजा की प्लेट है उसमें ना चले जाए, या फिर कहीं ना कहीं आपके मुंह पे ना है तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए बाल बांध के बोला जाता है। बट जिनके भी बाल लंबे हैं उनके कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस उनके बताएंगे कि उनके बहुत ज़्यादा है। जो लोग छोटे छोटे बाल बार बार ही कटवाते हैं वो कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस माने गए हैं। थोड़े से अपने ऐसे लोग भी देखे जाएंगे कि वो थोड़े से कम समझते हैं बातों को, जिनके लंबे बाल होंगे और कहीं ना कहीं वो बालों को कम कटवाएंगे, वो लोग अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी एक्सपीरियंसेस उनके साथ चलते हैं। ओके, तो आप सजेस्ट करते हैं कि लोग बड़ा बाल रखे तो बड़े बाल। ओके, तो ब्लैक मैजिक में आप विश्वास रखते हैं? नहीं। ओके, अगर ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं या ब्लैक मैजिक कुछ चीज़ें होते हैं, ये ब्लैक मैजिक वाले जो रेपिस्ट लोग हैं या फिर करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इनको क्यों नहीं मारते फिर? देखिए, जो तंत्र है वो तो हकीकत है हमारे सनातन धर्म की कि अगर आपको भगवान का मार्ग जल्दी चुनना है तो आप तंत्र मार्ग चुन लीजिए। तो सात्विक मार्ग में आपको भगवान थोड़े से सॉफ्ट मुलायम दिखते, तंत्र मार्ग में भगवान आपको अघोर रूप में दिखते हैं। तो तंत्र हमेशा सिर्फ भगवानों से जल्दी अटैच करने के लिए कराया जाता है, तो उसमें यंत्र भी बनते हैं, उसमें मंत्रों का भी जाप होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जब वो शक्तियाँ ये प्राप्त कर लेते हैं मंत्रों के द्वारा, वो इन शक्तियों की गलत यूसेज करते हैं। तो इसीलिए ब्लैक मैजिक नाम पड़ गया। हालांकि इसको वाइट मैजिक अगर कोई अच्छे के लिए करे तो इसको वाइट मैजिक भी बोला जाता है, लेकिन आप किसी का बुरा कर रहे हो, इंटेंशन बुरा रख के कुछ भी करा जाएगा, वो ब्लैक कहलाया जाएगा, इसलिए ब्लैक मैजिक होता है। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर इंसान नेगेटिव पे फोकस करेगा तो उसको नेगेटिव ही दिखेगी हर चीज़। अगर इंसान पॉजिटिव देखेगा तो उसको हर चीज़ पॉजिटिव दिखनी है। ऊपर बैठी ना एक ही शक्ति है, आपका नज़रिया बताता है कि उसको आपने पॉजिटिव उससे देखना है, नेगेटिव उससे देखना है। मैं देखिए पंजाबी बैकग्राउंड से आती हूँ और हमें एक ओंकार का बहुत महत्व माना जाता है। एक ओंकार का मतलब है ऊपर बैठा एक ही चीज़ है। हमने अलग अलग नाम दिए हैं, यह हमारी दिक्कत है। हमने ना, क्योंकि इंसानों की फितरत ही है कि इंसानों को बांट दिया है। पहले धर्म में बांट दिया, फिर पॉलिटिक्स ने बांट दिया, फिर जेंडर ने बांट दिया, फिर जेंडर में भी तुम वीक हो, तुम स्ट्रांग हो, उस चीज़ में बांट दिया। तो बांटा है हमेशा, कभी भी एकता के हिसाब से नहीं देखा। लेकिन जो ऊपर बैठी एनर्जी है ना, वो हमें एक के रूप से देखती है। उसे ये नहीं पता कि मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, उसे मेरी आत्मा समझ में आती है कि इसकी आत्मा प्योर है, ये मेरा भक्त है, तो मुझे इसको ब्लेस करना है। तो इसलिए आपका देखने का नज़रिया हो सकता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आप पे कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। यही अगर आप डरते हो, आपका ऑरा वीक है, आप पे कोई भी करी गई क्रिया या स्पेल वो फिर इफेक्ट कर जाएगी। ओके, आजकल ना बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन ट्रेंड चलता है, एक टाइम पे था कि यक्षिणी साधना बहुत चला था, रील्स देख के बिना गुरु का, लेकिन दे स्टार्टेड डूइंग, बहुत सारा विपरीत परिणाम मिल जाता है। आजकल योगिनी का बहुत चल रहा है जी, तो ये कहाँ तक सही है? अब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है योगिनी के बारे में।
देखिए आइडिया तो मैं सच्ची बताऊँ मेरे को भी नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ पॉडकास्ट में बैठ के कि कुछ भी वायरल करने के लिए अपने आप को बोल दो बस। बट योगिनी साधना के लिए इतना मुझे पता है कि आपका जो सोल वगैरह है आपको उन्हीं को ही देना पड़ता है। फिर आप एज अ बीवी उनको करके आप उनकी पूजा करते हैं, आप फिर नॉर्मल पार्टनर नहीं रख सकते, जहाँ तक मैंने सुनी है ये बात। रही बात यक्षिणा की, तो आरबीआई का अगर आपने ऑफिस देखा होगा तो जो दो वहाँ पर स्टैंडिंग वो लगे हैं डेविल्स के फॉर्म में, वो यक्षिणा ही हैं। अच्छा। तो यक्षिणा की पूजा पैसा प्राप्त करने के लिए होती है और वो शमशान घाट में होती है, और योगिनी की भी जो पूजा है वो शमशान घाट में होती है, इतना मुझे नॉलेज है। बाकी मैं इन सब चीज़ों में नहीं, मैं हनुमान जी की साधक हूँ, आप उसके बारे में कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। बढ़िया जी। तो हनुमान जी के बारे में एक बार एक चीज़ बताइए। लास्ट टाइम एक मंत्र बताया था आपने, बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर हनुमान जी के मंत्र से बहुत फ़ायदा मिला था, जिनको एक्चुअली धन की प्राप्ति चाहिए था या फिर करेज धैर्य चाहिए, तो ऐसे कुछ ऐसे कोई हनुमान जी का मंत्र बताइए। हनुमान जी का एक ही केवल मंत्र है, ओम हन हनुमते नमः। इसका अगर कोई भी 108 बारी जाप कर लेता है, आपकी धन से संबंधित दिक्कत हो, आपको व्यय हो, आपको डर हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हो, वो सारी चीज़ें हनुमान जी खत्म करते हैं। ये बीज मंत्र है हनुमान जी का, और जो हनुमान जी का मूल मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, इससे सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आपकी कोई भी इच्छा है अपने मन में रखिए और इस मंत्र का जाप करते रहिए, और इसमें कोई आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि हनुमान जी को ही सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निजा के उसमें मान लेते हैं, आप उनको गुरु ही मान के उनकी चालीसा का जाप करते हैं। ट्रू ट्रू, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। थोड़ा सा फेस रीडिंग पे वापस आते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं बिफोर दे डेट समवन, या रिश्ते या शादी जो होता है, कि देखे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए इस पर्टिकुलर पर्सन का पर्सनैलिटी क्या है, चाहे मेल फीमेल दोनों जो भी हो। होता है जो खतरे का वाला चीज़, बहुत सारी चीज़ होती है, इंसान का मल्टीपल चेहरा होता है, दिखावा कुछ है जी, जब चीज़ें आगे बढ़ जाती है, कंफर्ट जोन पे आती है, देन असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ रिग्रेट करते हैं कि यार पहले पता चलता, शायद हम इस रिश्ते को आगे तक नहीं लेके जाते। तो स्टार्टिंग जो डेटिंग फेज़ होता है या रिश्ते वाला जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, वहीं पर अगर मैं पकड़ पाऊँ ऐसा कुछ पर्टिकुलर फेशियल फीचर्स है। देखिए एक इंसान का ना आंखें ही सब कुछ बोल देती हैं। अगर इंसान की आंखें ज़्यादा ही आलमंड आइज़ में है, तो आलमंड आइज़ के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट करा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो व्यक्ति ही गलत होता है, क्योंकि मैं अगेन बोलूँगी इंसान की परवरिश, इंसान की सोच विचार, उसके पालन पोषण पे और जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उस पे मैटर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आलमंड आइज़ और जिसकी आंखें अलग होती हैं, जैसे एक आंख ओवल हो गई और एक आलमंड आइज़ हो गई, अगर शेप ही अलग हो गई दोनों आइज़ की, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है। और आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफीनेस हो, अब देखिए पफीनेस में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा वो बीपी की वजह से होता है, वो इसकी वजह से नहीं, किसी किसी को हेल्थ इशू नहीं भी होते, किसी किसी की नींद पूरी हो के भी तब भी नेचुरली जो पफ होती हैं आंखें, ऐसे टाइप का व्यक्ति धोखा देता है। विजय माल्या एक इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो फ्रॉडलेंट कितने बड़े निकले थे, आज भी वो फ्रीली घूम रहे हैं बाहर, लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा। अब लोग बोलेंगे उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर उनकी पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तब भी उनको था जब उनको कोई हेल्थ इशू नहीं था, क्योंकि जो आप सोचते हैं आपकी वो आंखों में दिख जाता है। ओके ग्रेट। अगर रिश्ते की बात है थोड़ा आगे करके चले, कौन सा मूलांक का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा एंड कौन सा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, वी वोंट से नेगेटिव बट प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन? देखिए सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप एक मूलांक वाले हैं तो आपकी 9 के साथ बहुत अच्छी निभेगी, क्योंकि एक मूलांक सूर्य का होता है और 9 मूलांक होता है मंगल का। अगर ये दोनों साथ में पेयर अप करते हैं किसी भी कारण, शादी पे या फिर बिजनेस पे, तो ये दोनों बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मंत्री है मंगल। मंगल कहीं ना कहीं तेज़ी दिखाएगा हर चीज़ में, और जो सूर्य है उसको पता है मैं लीडर हूँ, तो कहीं ना कहीं मंगल सुन लेगा सूर्य की, इसलिए रिश्ता वैसे ही जब चलने लग जाता है जब आप एक जना सुन लेता है और एक जना अपनी चलवाता है। और अगर साथ में अगर 1 और 2 का भी अच्छा मिलन बैठता है, 1 और 2 का मिलन क्यों अच्छा बैठता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है एक तरीके से, खास करके चंद्रमा सूर्य के बिना कुछ नहीं है। फिर 2 और 5 का मिलन बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि चंद्रमा है और बुध है, तो इन दोनों का मिलन अच्छा बैठता है। दोनों ही खैर अपनी मन की मर्जी से चलने वाले मूलांक हैं, बट लेकिन जब ये साथ में मिलते हैं तो अच्छा माना जाता है इनका योग। फिर कहीं ना कहीं जो 8 और 7 की युक्ति है बहुत अच्छी बैठती है। शनि और केतु
साथ में जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट्स सामने वाले को मिलते हैं, और साथ में इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। 7 वाला थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, लेकिन 8 वाला ना संभालने वाला होता है इंसान को। ओके। अब अगर हम बात करें कि कौन से अच्छे नहीं बैठते, पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये मूलांक इसके साथ अच्छा नहीं बैठ सकता। हर एक अपने मूलांक का ना नेचर है। जैसे अब हम 1 और 8 को अवॉइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि 8 वाला मूलांक थोड़ा सा स्लो हो जाता है, 8 वाला मूलांक किसी की सुनता नहीं है। और सेम नेचर क्या कहते हैं, पिता का है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य शनिदेव के पिता हैं। अब पिता किसकी सुने? वो तो पिता तो कहेंगे मैं हूँ, मैंने जो बोल दिया वही सही है। अब शनि ना सुने, तो इसलिए 1 और 8 अगर इंसान एडजस्टिंग है तो चल सकती है कहानी। लेकिन अगर सामने वाला एडजस्टिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं 1 और 8 की जो युक्ति है वो सही नहीं बैठती। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी रिलेशन है जो 1 और 8 के बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा सबमिसिव हो जाता है तो अच्छे चल जाते हैं। फिर आते हैं 2 और 9 पे। 2 और 9 मतलब 36 के आंकड़े। 9 वाला कहेगा मेरी सुनो, 2 वाला कहेगा जी मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं क्यों सुनूं। हालांकि 2 वालों को मूलांक वाले मैंने एक नेचर ज़रूर देखा है, जो 2 मूलांक मैं खुद हूँ। एक नेचर हमने ज़रूर देखा है कि 2 मूलांक वाला ना अकेले नहीं कुछ कर सकता, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। ये बोलने वाला चाहिए तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। या फिर किसी ना किसी के साथ रह के जब वो कुछ करते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। जैसे किसी के साथ पार्टनरशिप करी तो लाभ मिल गए, या फिर किसी ने आपका रिकमेंडेशन किसी को दे दिया, किसी के थ्रू आपके काम 2 मूलांक वालों के बहुत चलते, तो तब ये लाभदायक होते हैं। लेकिन 9 मूलांक के साथ ये आएंगे तो गड़बड़ है। ओके जी। सो ये कॉम्बिनेशन से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक। किसी का दोनों का मूलांक एक होता है, 1 1 2 2 3 3। अब इनका क्या कैसे रहेगा? मैं खुद ऐसे व्यक्तियों को जानती हूँ जो 1 1 हैं और वो रोज लड़ते हैं क्योंकि सूर्य किसी की नहीं सुनता। ईगो प्रॉब्लम दोनों में क्लैशेस रहते हैं। तो अगेन एक को एडजस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक समझ जाए कि इसका यहाँ पर थोड़ा सा भेजा फ्राई होने वाला है, तो अगर 1 1 मूलांक वाले हैं तो एक को थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही आग के गोले हैं। फट जाएंगे तो तहस नहस मचा देंगे। लेकिन अगर साथ हो लेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे के मिरर हैं, तो कंधे से कंधा मिलने वाली चीज़ है। ओके। 3 3 अब गुरु का नंबर है 3। 3 एक ऐसा नंबर है जो सारे कॉम्बिनेशंस के साथ अच्छा करता है। ऐसा 3 नंबर के साथ कभी दिक्कत नहीं आएगी कि वो 1 मूलांक के साथ नहीं चल रहा, 2 के साथ नहीं चल रहा। 3 वाला हर किसी के साथ अच्छा चल जाता है। ये लोग ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो इनकी जो रिलेशनशिप्स भी होती है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चलती है। इमोशनल इनडेप्थ थोड़ी सी 3 3 के साथ कम होती है और प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। कि अगर ये दोनों शादी भी करते हैं तो ये इस टर्म्स पे करेंगे कि ऐसा नहीं कि जी हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, प्राइमरी रीज़न वो है, और करियर अलाइन हो रहे हैं तो जी कर लो। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चलेंगे। अब 4 4 हो गए। 4 4 मतलब राहु, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाणी का इशू आएगा 4 4 वाले को। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे अगर एक व्यक्ति ध्यान दे ले, सूद कर ले, तो 4 4 का भी कॉम्बिनेशंस अच्छे माने जाते हैं। 5 5 के भी बहुत अच्छे हैं। 5 5 वैसे ही बड़ा अच्छा लकी नंबर है 5। तो अगर कोई 5 वाला व्यक्ति 5 के साथ हो तो आप ये सोचिए कि आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल से ही ट्रैवल है क्योंकि आप खुद बुध ग्रह हैं जो चंचल है बहुत ज़्यादा, फटाफट उनको चाहिए काम, और साथ में कोई ऐसे बोल दे कि हाँ मैं घूमने जा रहा हूँ साथ में तुम भी चलो, तो वो चीज़ अच्छी एडजस्ट हो जाती है। तो 5 5 वाले मूलांक कहीं ना कहीं अच्छे करते हैं। 8 8 वाले थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। 8 8 वालों को हम बोलते हैं कि ना ही साथ में आए तो ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी स्लो मूविंग नंबर है, साथ में और स्लोनेस ले आएंगे। अगर कोई 8 मूलांक वाले के साथ 8 मूलांक वाला मिल जाएगा तो 8 8 को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जितने भी मूलांक हैं अच्छा करते हैं एक दूसरे के साथ, बट 8 8 वाले नहीं करते। 6 6 7 7 9 9 ये सब अच्छा करते हैं। ओके। एंड फेशियल फीचर्स की अगर थोड़ा वापस करें, थोड़ा सा मोल्स की अगर मैं बात करूँ जी, इसमें कुछ लोगों को फेस पे ना एक ट्रायंगुलर शेप में लाइक 3 मोल ऐसा होता है कि अगर डॉट्स को मिलाओगे तो ट्रायंगल बन जाता है एक तरीके से। तो ऐसा कोई क्या डिवाइन मैसेज इस चीज़ को लेके बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट कहीं मैंने पढ़ा है ये ना एक काइंड ऑफ डिवाइन सिग्नेचर है इनके लिए। एक थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? कहीं पर भी अगर आपकी चेस्ट पे ट्रायंगल बन रहा हो मोल्स के साथ, आपके फेस पे बन रहा हो, फेस के साथ खैर रेयर होता है, यूजुअली चेस्ट पे और पैरों पे देखा गया है। अच्छा। अगर पैरों पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे टाइप का व्यक्ति विदेशी
यात्रा ज़रूर करेगा, या फिर उसका विदेश में सेटल होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगा। ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ बहुत होगा, उसको घर बैठने, पैरों में चक्कर बोलते हैं ना, वो चीज़ है कि पैरों में चक्कर होगा ऐसे इंसान के। लेकिन अगर यही मोल अगर चेस्ट पे हो तो ऐसे टाइप का व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन इन्वेंशन होता है उनसे कनेक्टेड होता है। तो ऐसे टाइप के व्यक्ति को कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होती हैं ऊपर उनके एंसेस्टर्स की, तो ऐसा व्यक्ति तरक्की भी अच्छा करते हैं। जिस भी कार्य में वो अपना हाथ डालेगा वो अच्छा ही चलेगा, और वो दूसरों के लिए भी बहुत लकी होते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है ऊपर से। एंड फिंगर्स पे अगर मोल है तो फिंगर्स पे अगर किसी के मोल है, जैसे अब फिंगर पे हर एक फिंगर अपनी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे अगर आपकी मिडिल फिंगर पे ज़्यादातर लोगों का मोल देखा गया, क्योंकि शनि हर किसी के बलवान नहीं होते, मेरे भी है, मेरा शनि बलवान नहीं है, लग्न में बैठ के भी बलवान नहीं हुए वो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स बताते हैं। मिडिल फिंगर पे अगर किसी के भी तिल होता है, स्ट्रगल होगा। ऐसे टाइप के व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा मेहनत कराएगा, फील्ड वर्क ज़्यादा कराएगा। अब यही अगर हमारा ये है बृहस्पति की फिंगर, यहाँ पर मोल होना बड़ा अच्छा माना जाता है कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देता है। अगर किसी के यहाँ मोल हो तो मैरी गोल्ड जो फ्लावर होता है ना, उसको यहाँ पर रगड़ना चाहिए मोल पे कि आपका बृहस्पति की जो एनर्जी है वो अच्छी हो। अब ये हमारा वीनस की फिंगर है, यहाँ पर होना कहीं ना कहीं आपका रोमांटिक अच्छा होना दिखाता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लविंग मिलेगा। भले ही हो सकता है थोड़ी लेटर इन लाइफ जाके मिले, बट बहुत रोमांटिक पार्टनर, बहुत इज्जत देने वाला आपको पार्टनर मिलेगा अगर आपकी इस फिंगर में तिल है तो। यहाँ पर अब ये हमारी बुध से रूल होती है ये वाली उंगली, और हमारे चंद्रमा से रूल होती है। यहाँ पर तिल होना यानी कि बिजनेस को दर्शाना कि इंसान बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। अगर यहाँ पर तिल है तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स, गुस्सा ज़्यादा होगा ऐसे टाइप के व्यक्ति में, वो बताएगा। और ये उंगली सूर्य को भी रिप्रेजेंट करती है, हम पुखराज इसी उंगली में पहनते हैं, तो सूर्य के लिए भी ये उंगली मानी जाती है कि आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कराएगा। तो यहाँ पर मोल होना पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा होता है। थंब पे है तो थंब पे कहीं ना कहीं आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग बताता है कि आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजेस आएंगे, बट एक पॉइंट के बाद यानी कि 30 के बाद अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपकी लाइफ में। ओके। एंड किसी को धन प्राप्ति करना, बहुत सारा मेहनत भी कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, दे ट्राइंग मल्टीपल बिजनेसेस, कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, ये रिजल्ट बहुत लेट होके आ रहा है, इनके लिए ऐसे कुछ बिजनेस एनहेंसमेंट के लिए कोई मंत्र है? मंत्र से अच्छा, सबसे अच्छा कि ये उपाय कर लीजिए। अनार होते हैं ना, अनार का जो छिलका होता है उसको सुखा लीजिए और बीज खा जाइए बढ़िया से। लेकिन जो छिलका आप उसको सुखाएंगे उसके बाद उसका पाउडर बना के अपने नहाने के पानी में ज़रूर डालें, उसको रोज़ उससे स्नान करें। जो आपका बिजनेस में इश्यूज होते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है कि अनार के पाउडर, अनार के छिलके के पाउडर से नहाने से आपका बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, ग्रेट। अगर हम बिजनेस करें, बिजनेस वही वाला पॉइंट, ग्रो नहीं कर पा रहा, बहुत बार ऐसा होता है सुनने को मिलता है कि अपना जो कॉम्पिटिटर है, दुश्मन है, आपके बिजनेस चलने से कटबंदी कर दे एक तरीके से। अगर ऐसे कुछ सच में होता है, अगर हुआ है तो इसको जानना, या सच में ऐसे कुछ मेरे बिजनेस के साथ हुआ है, किसी ने एकदम बांध दिया, इसको कैसे पता कर सकते हैं? देखिए वो तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं हम कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो के थ्रू हमें पता लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस पे कुछ गठबंधन हुआ है या नहीं हुआ, या आपको लग रहा है कि आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्राहक आते हैं और मुंह बना के चले जाते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कुछ समझ नहीं आया, यहाँ तो बेकार है। जहाँ आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या पहले बहुत ज़्यादा लाइनें लग रही थी अब लाइनें नहीं लग रही है। तो ऐसे टाइम पर क्या करें, पीली सरसों अपने घर से थोड़ी थोड़ी, जो भी आपकी दुकान है वहाँ तक से डालना चालू कर दे, थोड़ी थोड़ी रास्ते पे। अब थोड़ी सी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी लाइन से डालनी है, थोड़ा 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 हर जगह डाल दीजिए। और फिर आखिर में जो आपकी चौखट होती है मेन आपके शॉप की, वहाँ आप पीली सरसों ऐसे बिछा दीजिए और 2 से 3 घंटे बाद उसको साफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे कि लाइनें लग जाएंगी। आपके जो ये ग्राहक नहीं आ रहे हैं या जो भी तंत्र मंत्र होगा वो खत्म होगा। और दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, दुकान जब बंद होती है, जब शटर डाउन होता है, दोनों एज पे शटर के आप कपूर रखिए और कपूर को जला दीजिए शटर डाउन के बाद। तो जो भी अलाएं बलाएं होंगी, जो भी बाधा होगी वो खत्म हो जाएगी। और अगले दिन जब आप शटर खोलेंगे तो आप पे ग्राहक बहुत ज्यादा आएंगे। और ये डेली करना है? डेली करना ही है, बिना नागा ये उपाय करना है। आपने शटर डाउन करा, आपने दोनों जगह कपूर रखा, जलाया और बस आ गए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ओके, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 4-5 महीने, 4 महीने तो निकल गए साल का, राइट? सो बहुत सारे प्रेडिक्शंस हमने जो किया, ऑलमोस्ट
सारे 99% हाँ तो जी। हिट हो रहे, लाइक हिटिंग ऑन द जी। टारगेट। अब आने वाले जो महीने बचे हैं, आने वाला जो साल बचा है, उनके लिए जो मूलांक है 1 से 9 वालों का कैसे रहने वाला है, या क्या उपाय करने हैं जो अच्छा पूरा साल अच्छा गुजरे? देखिए, एक मूलांक वाले अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें अपनी। एक मूलांक वाले अगर रिमेनिंग साल में इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म कर देंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक मूलांक वालों के लिए थोड़ा सा हेल्थ इशू, बोन से रिलेटेड इनको आएगा, तो इसका खास ख्याल रखना है। 2 मूलांक वाले की अगर हम बात करें तो 2 मूलांक वालों को इस टाइम पर हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर पेट से संबंधित दिक्कत आएगी, तो पेट का ध्यान खास ख्याल रखना है। साथ में थोड़ा सा फैमिली रिलेटेड भी परेशान 2 मूलांक वाले रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग फैमिली से रिलेटेड कर सकते हैं। 3 मूलांक वालों के लिए इस टाइम पर आने वाले साल में या जो भी रिमेनिंग साल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर वो लोग अपने ना ही तो पैसे किसी को दें ना ही लें। इस टाइम पर जितना है उतने में ही चलाएं, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा लालच करेंगे तो हानिकारक ये साल रह सकता है। 4 मूलांक वालों के लिए विदेशी सेटलमेंट मुझे दिख रहा है, विदेश यात्रा दिख रही है, या फिर आप 3 से 4 साल के लिए आराम से जाएं, उधर बिजनेस कर आएँ और इंडिया वापस आए। ये योग खुलना 4 मूलांक वालों के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे 4 मूलांक के स्टूडेंट बाहर जाने वाले हैं सितंबर में। 5 मूलांक वालों के लिए अगर हम देखें तो इन लोगों के लिए फूड रिलेटेड बिजनेस इस साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये फूड रिलेटेड कुछ में जाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा 5 मूलांक वालों के लिए ये है कि थोड़ा सा अभी जो ये साल चालू है बहुत अच्छा चालू हुआ होगा, बट अब थोड़ी सी जुलाई के बाद ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है। 6 मूलांक वालों के लिए अगर हम देखें तो 6 मूलांक के लिए ये जो पर्टिकुलर साल है थोड़ा सा ऐसे ही हमने बताया कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी अक्टूबर के बाद से जो इनकी ग्रोथ आएगी इनके काम में वो बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। बट थोड़ा सा सेंसिटिविटी पे काम करें, किसी को इस टाइम पर बुरा ना बोले, अपना जितना ज़्यादा ये सील लें, बुरा बोलने पे अच्छा रहेगा। अच्छा बोलना है तो बोलिए, लेकिन बुरा किसी के लिए मत बोलिए। 7 मूलांक वाले थोड़े से कन्फ्यूजन में रह सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड कि जॉब स्विच करें ना करें, तो एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी इनको अब प्रोक्रेस्टिनेशन को काटनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं ये लोग। अगर इस चीज़ को काट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 मूलांक वालों के लिए कहीं ना कहीं मई के बाद समय अच्छा है। मई तक थोड़े से स्ट्रगल्स हैं, थोड़ी सी स्लो इन ग्रोथ है, बट मई के बाद ये लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। एकदम से रैपिडली ग्रोथ ये पकड़ लेंगे इस साल, क्योंकि ये साल सूर्य का है। लोग बोल रहे थे कि 8 मूलांक के लिए बहुत बेकार है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पिता कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। मैंने शुरू से ये बात बोली है कि पिता हमेशा अच्छा चाहते हैं, वो लेकिन दंड ज़रूर देते हैं। तो अभी तक दंड थे जो मिड ऑफ द ईयर तक मिलने हैं, उसके बाद अच्छा है। 9 मूलांक की बात करें तो जॉब लगेगी 9 मूलांक वालों की। 9 मूलांक वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, मांगलिक कारक बहुत अच्छे चलेंगे, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आने वाले जुलाई में ये लोग ज़रूर करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम पे दे दिया जी। आपने। बात करके बहुत अच्छा लगा, इतने मुझे दिनों के बाद मिलके। हाँ जी। तो बहुत जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से बिल्कुल, मुलाकात करेंगे, तब बिल्कुल तक के लिए राजेश बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू। यू। जय श्री राम। जय श्री राम।